यह दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर सन 1972 को। साउथ अमेरिका से यूरुग्वाई देश से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है। इसको चिली की राजधानी सेंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर और उनके रिलेटिव, उनके यार दोस्त। इस प्लेन में कुल 45 पैसेंजर हैं, जिनमें से 9 क्रू मेंबर हैं। ये फ़्लाइट 3 घंटे में अपने स्थान पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है। इस वजह से इसको रास्ते में अर्जेंटीना के शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकता है और अगले दिन उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। लेकिन परेशानी यह है कि अभी भी मौसम खराब मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पायलट इस रूट से 29 बार उड़ान भर चुका है। इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि इस एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से जब प्लेन दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भरता है। 1 घंटा सफ़र करने के बाद जब पायलट को लगता है कि हमने अर्जेंटीना के पहाड़ों को पार कर लिया है, तो वह सेंटियागो को एटीसी से संपर्क करता है और विमान उतारने की इजाज़त मांगता है। हालांकि सेंटियागो एटीसी पायलट की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे रडार पर फ्लाइट नहीं दिख रही होती है। लेकिन इधर पायलट विमान को धीरे धीरे नीचे उतारने लगता है। तभी पायलट को दिखता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियाँ ही चल रही हैं और उसके सामने एक बहुत बड़ा चट्टान है। वो पैनिक में आकर प्लेन को ऊपर उठाने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन जाकर एंडीज की चोटी से टकरा जाता है और इसका पिछला हिस्सा टूट जाता है। इसमें पीछे बैठे 2 क्रू मेंबर और 3 मुसाफिर सहित नीचे गिर जाते हैं। विमान पहाड़ी से टकराते हुए 200 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जाकर ग्लेशियर में टकरा जाता है। टकराते ही पायलट सहित 12 अन्य लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन 35 लोग अभी भी जिंदा थे। लेकिन अगले दिन 5 अन्य और लोगों की मौत हो जाती है। इधर एटीसी की रडार से विमान के गायब होने के अगले दिन ही 4 विमान सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरे दिन 3 देशों के 11 विमान सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं और क्रैश हुए विमान के कुछ लोग उनको देख भी लेते हैं। वह सर्च फ्लाइट को देखते हुए चिल्लाते हैं, पर बर्फ होने के कारण ऊपर उड़ रहे विमान उनको देख नहीं पाते। ऐसा 3 बार हुआ जब क्रैश विमान के लोगों को सर्च फ्लाइट दिखी और उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद उसे बंद कर दिया गया। एंडीज पहाड़ी पर फंसे लोगों ने माइनस तापमान से बचने के लिए टूटे फ्लाइट के टुकड़ों को इकट्ठा कर सिलकर उसे रहने के लिए बनाया। 9वें दिन एक और शख्स की मौत हो जाती है। खुद को जिंदा रखने के लिए अब जंग शुरू हो जाती है। विमान में खाने के लिए कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, क्योंकि इनको ज़्यादा लंबा सफ़र करना नहीं था। उनके पास पानी था, वो भी ख़त्म हो गया था। अब विमान में सिर्फ 27 लोग ही जिंदा बचे थे। उनको नहीं पता था कैसे जिंदा रहें। विमान में जो भी सामान था उसको 27 लोगों में बराबर बांट दिया गया। पानी के लिए बर्फ़ को पिघलाया गया, लेकिन 11वें दिन किसी की नज़र विमान में पड़ी एक रेडियो पर पड़ी। वह उसको बनाने में लग गया। रेडियो ठीक तो हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ मैसेज आ सकते थे, जा नहीं सकते थे। रेडियो ठीक करने वाले शख्स ने सुना कि सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है और वह बचे हुए लोगों के पास आकर कहता है कि अब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। हमें जिंदा रहने और यहाँ से निकलने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ेगा। इधर धीरे धीरे लोगों के पास खाना खत्म हो गया। लोगों ने सीट के ऊपर लेदर के कवर को खाना शुरू कर दिया, लेकिन इसको खाने के बाद बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। 29 अक्टूबर को उसी पहाड़ी पर एक बर्फीला तूफान आता है। इन्होंने खुद को बचाने के लिए जो बनाया था वह उसमें दब जाता है। इस तूफान में 8 अन्य और लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग ही बचते हैं। बर्फ़ चारों तरफ थी। यहाँ पर मरने वालों की लाश खराब नहीं हुई, क्योंकि माइनस तापमान में लाशें जम जाती थी। अब इनके पास खाने की सभी चीज़ें पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। बच्चे भी लोग बैठकर यह बात करने लगे कि अब जिंदा रहने के लिए क्या किया जाए। फिर ऐसा फैसला होता है कि यह जो लाशें बाहर पड़ी हैं, यही हमको ज़िंदा रख सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह लाश उनके अपनों की ही थी।
34वें दिन एक और मौत हो जाती है। अब 19 में से 18 बचते हैं। 37वें दिन एक अन्य और शख्स की मौत हो जाती है। ऐसे ऐसे करके 60 दिन बीत जाते हैं और 60वें दिन भी एक व्यक्ति की और मौत हो जाती है, जिसके बाद विमान में सवार 43 लोगों में सिर्फ 16 लोग ही बचते हैं। पूरे 2 महीने बीत जाने के बाद उनका वजन आधा हो चुका था। 60वें दिन इनमें से 2 प्लेयर तय करता है, नेंडा और कनेसा, कि यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अब बचने के लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा। यह 11,000 फीट की ऊंचाई पर थे। समय समय पर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे और उसमें से तीसरा व्यक्ति भी इनके साथ शामिल हो जाता है। बर्फ़ ज़्यादा होने के कारण हाथ पैर को गलने से बचाने के लिए फ्लाइट के सीट की कवर को और दूसरे सामानों को मिलाकर ड्रेस तैयार किया और यहाँ से निकल जाते हैं। फैसला यह होता है कि यहाँ से पश्चिम की तरफ जाते हैं और यह 3 दिन तक चलते रहते हैं और उन्हें प्लेन क्रैश के पिछला भाग मिलता है। उन्हें बहुत सारा उनको खाना मिलता है। उनमें से तय होता है कि यहाँ से एक व्यक्ति वापस चला जाएगा क्योंकि खाना उनके पास सीमित है, और वहाँ से एक व्यक्ति वापस चला जाता है। इन दोनों को चलते चलते 8 दिन बीत चुके थे और इनमें से एक शख्स को एक ऐसी पहाड़ी दिखती है जिन पर बर्फ़ नहीं थी। यह उसकी तरफ चल दिया और 10वें दिन वहाँ पहुँच जाते हैं। यह दोनों 21 दिसंबर को वहाँ पर हरियाली और गाय देखते हैं। दोनों लगातार चले जा रहे थे लेकिन बोलने की हालत में नहीं थे। दोनों चलते चलते नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। तभी इनको दूसरी तरफ कुछ लोग दिखाई देते हैं। यह दोनों पूरी जोर से चिल्लाते हैं लेकिन नदी के पानी के शोर में उनकी आवाज़ दब जाती थी। तभी अचानक उन तीनों में से एक शख्स को कुछ आभास होता है, लेकिन पानी का शोर आवाज़ को दबा देता है। ऐसे में वह शख्स एक पेंसिल और कागज़ को एक पत्थर के टुकड़ों में बांधकर उनकी तरफ फेंकता है। उनसे उनकी जानकारी पूछता है और वह टुका कर चला जाता है। दोनों के लिए रात काफ़ी लंबी होने वाली थी। एक दिन वहाँ की पुलिस तक यह बात पहुँच जाती है। पुलिस अथॉरिटी वहाँ पर भागकर आती है और इन दोनों को वहाँ से पिक किया जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद इन दोनों को लेकर 3 हेलीकॉप्टर के साथ क्रैश विमान पर सभी को रेस्क्यू किया जाता है और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाता है।